नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th फिजिक्स का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं आपको इस क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपका क्वेश्चन है, किसी विद्युत क्षेत्र के कारण निरक्षीय स्थिति मैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी विद्युत क्षेत्र के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपके निरक्षीय अक्षीय स्थिति वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको निरक्षीय और अक्षीय स्थिति के आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थे, इनकी वीडियो में आपको इस चैनल पर मैंने पहले से डाल दिया है, ठीक है। तो उनका मैं आपको इस वीडियो पर दोस्तों उन दोनों क्वेश्चंस की वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल दी है, पूरी सॉल्यूशन कर कर, ठीक है। तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन था, एक दंड चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये वो आपका सेकंड था, एक दंड चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आप उन दोनों क्वेश्चंस को देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसमें उत्तर में आपको, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ज्ञात करनी होती है, तो आप यहाँ पर करने की बात क्या लिखेंगे, होती है, ठीक है, होती है, द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ए लाइन लिखेंगे। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के लंबवर्धक पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप पर एंड तक देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप कर एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम आपका कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसमें। तो यहाँ पर जो हमारा ए और बी है, यहाँ पर हमारा जो ए और बी है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। जो ए बी है हमारा, वो ये विद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू, जो हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो एक बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारा, पी है, ठीक है। तो ओ से बी तक हमारी कितनी दूरी है, एल, और ओ से ए तक हमारी कितनी दूरी है, एल। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो एल प्लस एल, टोटल दूरी कितनी हो गई, 2l, ठीक है। तो एक बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हमारा पी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाषा। तो हमारी भाषा है, माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है और प्लस क्यू दो ध्रुव है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो अब वहां पर देख लेते हैं। तो जो हमारा ए और बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो ए से बी तक यानी टोटल दूरी, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो ओ से बी तक दूरी है एल और ओ से ए तक दूरी है हमारी एल। तो जिनके बीच की दूरी यानी टोटल दूरी हमारी कितनी है, 2l है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु ओ से, तो ए और बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ। इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। तो ये आपका मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर हमारा एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमें क्या निकालेंगे अब, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हमारा है, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू के आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारी जो बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमारी E1 बराबर
1/4π Q/AP²। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित -Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो अभी हमने निकाली थी वो बिंदु ए पर +Q आवेश के कारण निकाली थी। अब हम निकाल रहे हैं वो बी पर क्या -Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, जो हम बिंदु ए पर +Q आवेश के कारण निकाली तो उसमें क्या AP² आ रहा था। ठीक है, क्योंकि ए पर हमारा क्या था, +Q आवेश था। ठीक है, और अब हम जो निकाल रहे हैं -Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो इस पर क्या BP²। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। अब चूंकि AP बराबर BP, अतः E1 हुआ E2 परिणामी में बराबर होंगे। जो E1 और E2 क्या है, परिणामी में बराबर होंगे, क्योंकि AP बराबर BP ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो अब हमारी जो बिंदु P पर है वो परिणामी तीव्रता है, तो E बराबर 2E1 कोस 2θ/2। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा कोस थीटा, तो 2E1 कोस थीटा। इसके बाद समीकरण 1 से E1 का मान रखने पर, तो ये हमारा समीकरण 1 था। समीकरण 1 से क्या रखेंगे हम, E1 का मान, तो E1 का मान है हमारा 1/4π Q/AP²। तो ये हमारा मान है, तो E1 की जगह पे ये हम पूरा मान रख देते हैं 1/4π Q/AP²। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज एपीओ में। ठीक है, तो आपका AP² बराबर OP² प्लस OA²। तो आप जानते होंगे त्रिभुज एपीओ में। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज कहाँ से लेंगे, ए से APO, तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी, तो मैं आपको बता देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो आप डायग्राम में देखोगे तो आपको एक कर्ण दिया है ए से पी तक। ठीक है, तो AP², आपका लंब है OP² प्लस आपका आधार है OA²। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। तो ये आपका डायग्राम है। ठीक है, तो आपका कर्ण है, त्रिभुज हमने क्या लिया है, OAP। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कर्ण है वो है AP² यानी कर्ण, लंब है हमारा OP² और हमारा आधार है OA²। ठीक है, तो आपको ये एक बात और बता देता हूँ। अब यहाँ पर OP² का मान क्या है, यानी O से लेके P तक का मान कितना है, तो R है। ठीक है, और O से लेके A तक यानी OA का मान हमारा L है। ठीक है, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये R² हो जाएगा, आपका AL² हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है। ठीक है, तो AP बराबर AP² बराबर, तो OP का मान था हमारा R, O से P तक यानी दूरी थी R। ठीक है, तो ये OA यानी जो आधार में हमारा दिया था वो लंबाई, तो L लंबाई दी थी, स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर हो जाएगी। तो AP² बराबर R² प्लस L²। तो इसको हम AP, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर पूरे पे क्या चढ़ जाएगा, रूट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अब कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर OA/OP। तो आप इसको भी जानते हो, कोस थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपका OA, कर्ण है आपका AP। अब कोस थीटा बराबर, तो आपका जो OA का मान आपका L है। ठीक है, और आपका AP का मान दिया है √R² प्लस L²। ठीक है, तो अभी हमने मान निकाला है। समीकरण 3 में कोस थीटा का मान रखने पर, ठीक है, तो अब जो अभी हमारा समीकरण 3 निकला उसमें हमने कोस थीटा का मान रख दिया। ठीक है, तो हमने कोस थीटा का मान रख दिया है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं, तो E बराबर, तो यहाँ से हमारा जो कोस थीटा का पूरा मान हो गया। अब E बराबर 1/4π ये हमने साथ में लिख दिया, और Q गुणित 2L, Q इंटू 2L के साथ में लिख दिया। ठीक है, तो R² प्लस L² की टोटल पावर कितनी, 3/2। ये यहाँ से आपकी, मैं आपको ये भी बता दूँ, 3/2। तो यहाँ से इन दोनों की क्या पावर है, यानी 1। ठीक है, इनकी घात 1 है, इनकी घात 1/2।
1+1/2 आपको इसको जोड़ोगे तो 2+1 यानी 3/2 यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है। टोटल पावर हो जाएगी 3/2। इसको हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। अब परंतु P बराबर Q/2L, विद्युत दो ध्रुव आघूर्ण, तो इस पूरे का मान हमारा कितना हो जाएगा P, क्योंकि ये क्या है, हमारा विद्युत दो ध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। अब समीकरण 4 से इस पूरे का मान क्या लिख दिया हमने, इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया P, ठीक है। इसको हम समीकरण 5 नाम दे देते हैं। यदि L लेस देन R है तो समीकरण 5 से, यानी जो हमारा R का मान है वो L से बहुत बड़ा है, ठीक है, और जो हमारा L का मान है वो R से बहुत छोटा है, यानी अत्यंत सूक्ष्म, जीरो के समथिंग, ठीक है। तो हमारे L, तो L की जगह हम जीरो लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो R²/3/2, ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा R3। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लास्ट आंसर है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके जितने फ्रेंड है आप उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।